हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू एवरीवन, वेलकम टू वाइज लर्निंग प्लेटफॉर्म। कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज के इस वीडियो में हम जो हमारी एनसीईआरटी की 10th क्लास की जियोग्राफी की बुक है उसका फर्स्ट चैप्टर दैट इज़ रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, तो उसके कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है उसको डिस्कस करेंगे। देखो, ये चैप्टर ऑलरेडी हमारा अपलोड हो चुका है, इसको हम लोगों ने 4 वीडियो के अंदर डिस्कस किया है। अगर आप में से किसी ने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है उनको, तो आप जाके देख सकते हो, हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। एनसीईआरटी जियोग्राफी 6 to 12 के नाम से हमारा प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें आपको मिल जाएंगे 10th के ये जो हमारा रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट है इसके चारों वीडियोस। उसके अलावा एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का भी एक वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं ऑलरेडी। और अगर आप लोगों ने अभी तक वो वीडियोस देखी है तो आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जो मेरी इमेज आपको कोने में नज़र आ रही है साइड में, ये इसमें काफ़ी अभी क्वालिटी इशू रहते थे। एक तो बिल्कुल दिखाई नहीं देता था, लाइटिंग की प्रॉब्लम थी मेरे पास। काफ़ी हद तक कुछ चीज़ें रिजॉल्व हो चुकी हैं, बाकी नेक्स्ट 1 वीक के अंदर और रिजॉल्व हो जाएंगी और बाकी मेरी भी इमेज काफ़ी आप लोगों को क्लियर नज़र आएगी है। तो अब स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर। देखो, जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, लैंड दैट इज़ लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर मोर देन 5 years, मतलब एक ऐसी लैंड जिसको हम लोगों ने 5 साल से ज़्यादा हो गए हैं, उसको हमने एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए क्या नहीं किया है, यूज नहीं किया है, इस्तेमाल नहीं किया है। मोर देन 5 years इज़ कॉल्ड, इस प्रकार की लैंड को क्या बोला जाता है, दैट इज़ कल्चरेबल वेस्ट लैंड। क्या बोलते हैं, कल्चरेबल वेस्ट लैंड। जब मैंने ये लैंड यूटिलाइजेशन आप लोगों को पढ़ाया था, तब मैंने उसके अंदर 5 पॉइंट्स बताए थे कि लैंड का हम किस किस प्रकार से कहाँ कहाँ यूटिलाइज करते हैं। उस टाइम पे मैंने डिस्कस किया था कि कोई ऐसी लैंड, एग्रीकल्चर लैंड जिसको 5 years से ज़्यादा टाइम हो गया, 5 साल से ज़्यादा टाइम हो चुका है, उसको हम लोगों ने उस पर किसी प्रकार की हमने कोई एग्रीकल्चर नहीं किया है, खेती नहीं की है, उसको हम किस कैटेगरी में रखते हैं, दैट इज़ कल्चरेबल वेस्ट लैंड। मतलब वो कल्चरेबल तो है, मतलब एग्रीकल्चर के लायक तो है वो, बट अब फिलहाल कैसी है, वो वेस्ट लैंड है, बंजर भूमि बन चुकी है, क्योंकि उसको हम इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं 5 साल से, उसको ज़्यादा टाइम हो गया है। तो क्योंकि ये हमने जो लैंड यूटिलाइजेशन है उसकी कुछ कैटेगरीज डिवाइड कर रखी है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो आप जाके वीडियो के अंदर देख सकते हो, काफ़ी आसानी से आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। अगर सिर्फ डायरेक्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के बेस पे आप एग्जाम देने जाओगे तो गलत करके आ सकते हो, आपकी पॉसिबिलिटीज़ हैं। क्योंकि ऐसा है, फिलहाल आप एक क्वेश्चन को रट सकते हो यहाँ से, बाकी सारी चीज़ों को तो नहीं रट सकते ना। उसके लिए आपको कंसेप्ट जाके समझना पड़ेगा, पूरा आपका बेस क्लियर करना पड़ेगा, उसके लिए पहले आपको वीडियो देखना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। अगर मैं फिर भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, किसी स्टूडेंट ने अभी तक अगर वीडियो नहीं देखे हैं तो हमारे चारों वीडियो इस प्लेलिस्ट में पड़े हुए हैं यूट्यूब चैनल पर, आप जाके पहले देख लीजिए। आफ्टर दैट इन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को आप सोल्व कीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेजर ऑफ द सॉइल कंजर्वेशन, कि इसमें से सॉइल कंजर्वेशन का कौन सा सही तरीका नहीं है। फर्स्ट है स्ट्रिप फार्मिंग, सॉरी स्ट्रिप क्रॉपिंग। स्ट्रिप क्रॉपिंग है, स्ट्रिप क्रॉपिंग के अंदर क्या किया जाता है, क्या करते हैं हम लोग, ये हमारा जो लैंड है उसके अंदर जो हमारे जहाँ पे हम एग्रीकल्चर करते हैं उसके बीच में हम इस प्रकार से एक स्ट्रिप छोड़ देते हैं, उसके अंदर हम क्या करते हैं, ग्रास लगाते हैं। क्या करते हैं, ग्रास लगा देते हैं, मतलब घास लगा देते हैं। और वो घास क्या करती है, जब हवा चलती है लैंड को टच करके, हमारे खेत को टच करके, जो हमारी सोइल है उसको टच करके, वो ये घास क्या करती है, उसकी स्पीड को रोक देती है। और इस प्रकार से सोइल को, मतलब हवा के साथ जो सोइल हमारी उसका सोइल का इरोजन होता है उसको रोकती है। तो दिस इज़ द वन मेथड ऑफ सॉइल कंजर्वेशन। ओके, नेक्स्ट क्या है, टेरेस कल्टीवेशन। तो टेरेस कल्टीवेशन क्या होता है, जो हिली एरियाज होते हैं उसके अंदर जो आपका एग्रीकल्चर करने का तरीका होता है उसको बोलते हैं टेरेस कल्टीवेशन। तो ये भी सॉइल कंजर्वेशन का एक तरीका है, एक मेन मेजर है। थर्ड है शेल्टर बेल्ट। शेल्टर बेल्ट के अंदर क्या किया जाता है, जैसे हमारा ये लैंड है, हमारा खेत है ये, ओके, इसमें आपको पता है कि हमारे इस एग्रीकल्चर लैंड के अंदर साल के अंदर 8 महीने या 10 महीने इस पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर हवाएं चलती तेज़। और वो तेज़ हवाएं क्या करती है, जब हमारे खेत के ऊपर से जाती हैं, वो लैंड के ऊपर से जाती हैं, तो इस मिट्टी को मतलब क्या करती हैं, अपने साथ उड़ा कर ले जाती हैं। तो हमें क्या करना होता है, इसके चारों तरफ नहीं, जिस डायरेक्शन में आ रही, बाकी चारों तरफ भी आप कर सकते हो, बट हम उस पर्टिकुलर डायरेक्शन की बात कर रहे हैं। तो हमें क्या करना है, उस साइड में एक लाइन के अंदर काफ़ी सारे पेड़ को लगा देना है। ये हम लोगों ने क्या कर दिया, ट्री लगा दिए इस साइड में। और ये क्या करेंगे, ट्री जब वो तेज़ हवाएं चलती है तो उसकी स्पीड को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। और जब उसकी स्पीड को कम करेंगे तो ये हमारी जो लैंड है, खेत है, उसकी सॉइल को इरोजन होने से बचाएंगे। तो क्या करेंगे, सॉइल कंजर्वेशन हमारा। तो शेल्टर बेल्ट भी एक मेन मेजर हो गया। तो हमारा इस क्वेश्चन का जो नेक्स्ट है, डी ऑप्शन है, ओवर ड्रॉइंग ऑफ ग्राउंड वाटर। जो हमारा ग्राउंड वाटर है, ज़मीन के अंदर जो भूमि का पानी है उसको एक्स्ट्रा निकालना, एक्स्ट्रा यूज़ करना, तो ये हमारा उसका मेन आंसर नहीं होगा। मतलब ये हमारा सॉइल कंजर्वेशन का मेन तरीका नहीं है, मेन मेजर नहीं है। तो ये हमारा हो जाएगा इसका आंसर। तो इस क्वेश्चन का आंसर है डी। ओके, नेक्स्ट देखते हैं व्हाट इज ए रिसोर्सेज। रिसोर्सेज क्या है,
आपका जो चैप्टर है ना उसके अंदर जो फर्स्ट लाइन दे रखी है वही इसका आंसर है, जो उसकी डेफिनेशन दी हुई रिसोर्सेज की, कि एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द एनवायरनमेंट, जो हम एनवायरनमेंट से क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं। ओके, टेक्नोलॉजी के लिए एक्सेसिबल होनी चाहिए, टेक्नोलॉजी हो उसके लिए हमारे पास पर्याप्त, कि उसका हम यूटिलाइज कर सकें, यूज़ कर सकें अपने बेनिफिट के लिए, अपने फ़ायदे के लिए। इकोनॉमिकली एक्सेसिबल होना चाहिए, मतलब हमारी पहुंच भी उस तक होनी चाहिए, इतना कॉस्टली मतलब इतना इकोनॉमिकल हो कि उसके लिए जो हमारा खर्चा है, जो रिक्वायरमेंट है उतना हम उसके लिए पे कर सकें, खर्च कर सकें। मान लेते हैं कोई ऐसी चीज़ है उसकी कीमत इतनी ज़्यादा है कि उसके लिए हम पे नहीं कर सकते, हमारे पास इतना पैसा नहीं है देने के लिए, तो फिर वो रिसोर्सेज किस काम का है हमारे लिए भाई, उसका हम इस्तेमाल ही नहीं कर पा रहे, यूज़ ही नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि उसको यूज़ करने के लिए जितनी कॉस्ट चाहिए, जितना पैसा चाहिए वो हमारे पास नहीं है। तो क्या है, इकोनॉमिकली फिजिबल नहीं है हमारे लिए, तो हमारे लिए रिसोर्सेज नहीं है। रिसोर्सेज वही हैं जिसका हम अपने लिए इस्तेमाल कर सकें, और उसको इस्तेमाल करने के लिए अगर जितना पैसा देना पड़ रहा है और वो पैसा भी हमारे पास है, इसका मतलब क्या होता है, इकोनॉमिकली फिजिबल। नेक्स्ट है कल्चरली एक्सेप्टेबल। कल्चरली एक्सेप्टेबल का मतलब होता है कि हमारी सोसाइटी, समाज, हमारा कल्चर भी उसको एक्सेप्ट करे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ दीज आर रिसोर्सेज बेस्ड ऑन ओनरशिप। ओनरशिप के ऊपर कौन कौन से रिसोर्सेज बेस्ड होते हैं? तो ओनरशिप के ऊपर मैंने डिस्कस किया था, तब बताया था 4 रिसोर्सेज थे, इंडिविजुअल रिसोर्सेज, कम्युनिटी रिसोर्सेज, नेशनल और इंटरनेशनल रिसोर्सेज। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई इज कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज इंपॉर्टेंट, कि जो रिसोर्सेज है उनका कंजर्वेशन क्यों इंपॉर्टेंट है, रिसोर्सेज का कंजर्वेशन क्यों इंपॉर्टेंट है। तो उस टाइम मैंने डिस्कस किया था कि जो रिसोर्सेज हैं उनका अगर हम एक्स्ट्रा यूज़ करते हैं, ओके, क्या करते हैं, गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं, तो वो सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाती है, उसके साथ साथ एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स भी स्टार्ट हो जाती है यानी। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी, कि अगर हम जो हमारे रिसोर्सेज हैं उसका गलत तरीके से इरेशनल कंजम्पशन करते हैं एंड ओवर यूटिलाइजेशन करते हैं, लिमिट से ज़्यादा उनका यूज़ करते हैं, तो वो क्या प्रॉब्लम कर सकते हैं हमारे लिए, सोशो इकोनॉमिक प्रॉब्लम हमारे लिए खड़ी हो जाती है। उससे हमारी सोशो इकोनॉमिक प्रॉब्लम आने स्टार्ट हो जाती है। सोशो इकोनॉमिक मतलब सोशल के रिगार्डिंग और हमारी इकोनॉमी के रिगार्डिंग। उसके साथ साथ हमारी कुछ एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स भी आनी स्टार्ट हो जाती हैं। जैसे पता है हमारा एनवायरमेंटल पोल्यूट होना स्टार्ट हो गया, उसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग के इशूज़ या ग्लोबल वार्मिंग की प्रॉब्लम भी हमारे लिए काफ़ी बड़ा मुद्दा हो गया है। ये सब प्रॉब्लम्स क्यों होती है, ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, जो हमारे रिसोर्सेज है उसका हम लिमिट से ज़्यादा यूज़ करते हैं, या फिर इरेशनल कंजम्पशन, गलत तरीके से उसका इस्तेमाल किया जाता है। ओके, तो वाई कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज इंपॉर्टेंट, तो ये उसका राइट आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया, जो हमारी इंडिया है उसका टोटल जियोग्राफिकल एरिया कितना है। तो ये तो आपको सीधा रटना पड़ेगा, डी ऑप्शन है इसका, क्या है, डी, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। ओके, इसको तो रट्टा मार लो आप। विच इम्पोर्टेंट रिवर सिस्टम हैज़ सेट द अलुवियल सोयल, तो अलुवियल सोयल है वो किस, अलुवियल सोयल किस रिवर से बनता है, आपको बताया था मैंने। 3 इंपॉर्टेंट रिवर डिस्कस की थी उस टाइम पे मैंने, गंगा, इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा। कौन कौन सी थी, इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा, ये 3 रिवर थी। क्या करती थी, जो हमारा मेन जो एलुवियल सोयल है, नॉर्दर्न प्लेन्स के अंदर एलुवियल सोयल पाया जाता है ना, एलुवियल सोयल पाया जाता है, उसकी फॉर्मेशन किससे होती है, इन 3 इंपॉर्टेंट रिवर से, इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा। और ये किस प्रकार से एलुवियल सोयल की फॉर्मेशन करती है, या फिर जो हमारा नॉर्दर्न प्लेन्स, अगर पूछे कि नॉर्दर्न प्लेन्स की फॉर्मेशन कौन 3 रिवर्स करती है या किन रिवर से होती है, तो इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्रा। और यही क्या करती हैं, एलुवियल सोयल की फॉर्मेशन, क्योंकि जो नॉर्दर्न प्लेन्स है हमारा उसके अंदर कौन सी सोयल पाई जाती है, एलुवियल सोयल पाई जाती है। और ये सोयल की फॉर्मेशन किस प्रकार से करती है, जब ये रिवर्स माउंटेन से, जो हिमालय पर्वत है उससे फ्लो करती है नीचे की डायरेक्शन के अंदर, तो उस पर जो माउंटेन्स को क्या करती है, ब्रेक करती है, और जो बारीक पार्टिकल्स होते हैं उनको अपने साथ भाग कर ले आती है और प्लेन्स के अंदर ला के डिपोजिट कर देती है। इस प्रकार से एलुवियल सोयल की फॉर्मेशन होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, गंगा, इंडस। द रनिंग वाटर कट्स थ्रू द क्ले सोयल, जो क्ले सोयल होती है उसके अंदर कट पड़ जाते हैं, एंड मेक्स डीप चैनल्स, और डीप चैनल्स की फॉर्मेशन होती है, उसको क्या बोला जाता है, ग्यूलीज। जैसे मैंने बताया था ये क्या है, एक लैंड एरिया है, जब इसके अंदर ये वाटर फ्लो करता है इस डायरेक्शन के अंदर, मान लेते हैं वाटर फ्लो कर रहा है ऐसे, तो ये वाटर क्या करेगा, इस मिट्टी को इधर से काट देगा और इधर से गहरी नालियाँ टाइप या फिर चैनल्स टाइप बन जाते हैं इस प्रकार के। इसकी मैंने आपको बोला था जब मैंने डिस्कस किया था कि आपको इसकी इमेज सेट करनी है, बुक के अंदर एक इमेज दे रखी है, मैंने लगाई थी उस टाइम पर पता नहीं कैसे वो उसमें से उस टाइम डिलीट हो गई थी,
तो मैं उस टाइम दिखा नहीं पाया आप लोगों को। तो मैंने बोला था आपको कि आपने गूगल पे जाके उसकी इमेज को सर्च करना है, इमेजेस ऑफ ग्यूलीज लिखना है, आपको काफ़ी सारी इमेजेस मिल जाएंगी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ग्यूलीज। ओके, नेक्स्ट आंसर क्वेश्चन देखते हैं। विच द टॉप व्हेन द टॉप सॉइल इज वाश्ड अवे, जब जो टॉप सॉइल होती है, जो हमारी मिट्टी की टॉप सॉइल होती है, जो हमारी अर्थ क्रस्ट की सरफेस की, वो वाश्ड अवे मतलब चली जाती, बह जाती है। व्हाट इज कॉल्ड, उसको क्या बोला जाता है? सीट इरोजन। क्या बोलते हैं? सीट इरोजन। ओके, क्या बोला जाता है उसको? सीट इरोजन। टाइप्स ऑफ इरोजन जब हमने डिस्कस किया था तब इस चीज़ को डिस्कस किया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। व्हाट इज स्ट्रिप क्रॉपिंग, स्ट्रिप क्रॉपिंग क्या होती है? स्ट्रिप क्रॉपिंग अभी मैंने डिस्कस किया आप लोगों के साथ कि हमारे लैंड के अंदर, फर्स्ट या सेकंड क्वेश्चन में मैंने बताया था अभी आपको, जब लैंड होती है उसके अंदर बीच में जब हम क्या करते हैं, एग्रीकल्चर लैंड के अंदर इधर हम एग्रीकल्चर करते हैं, यहाँ भी कुछ एग्रीकल्चर करते हैं, और बीच में कुछ जगह छोड़ देते हैं स्ट्रिप, उसके अंदर क्या लगा देते हैं? घास लगा देते हैं। प्लांटिंग लाइन्स ऑफ ट्रीज नहीं है, प्लांटिंग बिटवीन वाटर बेड्स नहीं है, कल्टिवेटिंग मेकिंग स्टेप्स नहीं है, स्ट्रिप्स ऑफ ग्रास आर लेफ्ट, ये है इसका राइट आंसर। स्ट्रिप ऑफ ग्रास आर लेफ्ट टू ग्रो बिटवीन द क्रॉप्स, जो क्रॉप्स होती हैं उनके बीच में क्या कर देते हैं? स्ट्रिप ऑफ ग्रास लगा देते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट देखो, व्हाट आर शेल्टर बेल्ट्स, शेल्टर बेल्ट्स क्या होती हैं? शेल्टर बेल्ट्स में मैंने अभी डिस्कस किया था आपके साथ। शेल्टर बेल्ट्स क्या होती हैं? अभी बताया ना मैंने आप लोगों को कि जो हमारे लैंड होता है उसके ऊपर, जो हमारा खेत है उसमें क्या करते हैं, जिस डायरेक्शन में हवाएं चलती हैं उन हवाओं की स्पीड को कम करने के लिए क्या लगा देते हैं? काफ़ी सारे पेड़ लगा दिए जाते हैं एक पर्टिकुलर लाइन के अंदर। ओके, या आप चारों तरफ भी लगा सकते हो, या फिर एक पर्टिकुलर, इसका मेन मोटिव होता है कि सिर्फ एक पर्टिकुलर लाइन में एक सीधी रेखा के अंदर क्या लगा देते हैं? पेड़ लगा देते हैं। उसी को क्या बोला जाता है? शेल्टर बेल्ट। और ये सॉइल कंजर्वेशन के लिए यूज़ किया जाता है, जिससे ताकि सॉइल इरोजन ना हो। तो कल्टिवेटिंग मेक स्टेप्स, ये नहीं होगा इसका आंसर। प्लांटिंग लाइन्स ऑफ ट्रीज टू क्रिएट शेल्टर, ये हो सकता है। प्लांटिंग ह्यूज बुशेज, ये नहीं होगा। और प्लांटिंग नियर द वाटर बेड्स, ये भी नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। प्लांटिंग लाइन्स ऑफ ट्रीज, एक लाइन में ट्रीज लगा देते हैं टू क्रिएट शेल्टर। ओके, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? बी। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड डज नॉट हेल्प इन सॉइल कंजर्वेशन। तो सॉइल कंजर्वेशन में कौन सा मेथड हमारी हेल्प नहीं करता? ये जस्ट उसका अपोजिट आ गया, अभी जो हमने पढ़े थे ना, ये जस्ट उसका अपोजिट है। तो स्ट्रिप क्रॉपिंग हमारी हेल्प करता है, तो ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर नहीं हो सकता। क्रिएटिंग शेल्टर बेल्ट, शेल्टर बेल्ट लगा के भी हम सॉइल कंजर्वेशन करते हैं, ये भी आंसर नहीं हो सकता। काउंटर प्लगिंग, ये भी नहीं हो सकता। काउंटर प्लगिंग क्या होता है? जब मैंने डिस्कस किया था तब भी काफ़ी बताया था आप लोगों को कि ये इस प्रकार की लैंड है जो उसका कुछ हिस्सा बीच में से उठा हुआ है। जब हम प्लगिंग करते हैं, मतलब उस खेत को जोतते हैं, तो जो हमारे ट्रैक्टर होते हैं उससे जो हम हल चलाते हैं, मतलब प्लगिंग करते हैं, तो किसी इस डायरेक्शन में करते हैं, ऊपर से नीचे की तरफ। तो उससे क्या होता है? अप एंड डाउन अगर डायरेक्शन में करेंगे तो जो बारिश या फिर हम उसमें जब इरीगेशन वगैरह करते हैं, या फिर जब रेन वगैरह आती है, तो वाटर के साथ उसको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन मिल जाती है वाटर को फ्लो करने के लिए, और वो क्या करता है? उससे मिट्टी का कटाव करता है। तो इस प्रकार से हमारी जो सॉइल होती है उसका इरोजन होता है। बट हम क्या करना, हमें एक्चुअल में उसको इरोजन ना हो, इस वजह से क्या करना होता है कि जो उसके अंदर जो प्लगिंग वगैरह होती है उसको इस प्रकार से करना होता है। तो क्या करते हैं? इस डायरेक्शन में किया जाता है, पैरेलल डायरेक्शन के अंदर। तो उससे क्या होता है कि वो मिट्टी है, जो सॉइल है, उसका इरोजन नहीं होता है। तो इसी को क्या बोला जाता है? काउंटर प्लगिंग। तो ये भी सॉइल कंजर्वेशन का एक मेथड है। तो प्लगिंग अप एंड डाउन द स्लोप, ये आ गया उसका गलत आंसर। तो इसका आंसर गलत क्या हो जाएगा? जो मेथड नहीं है वो कौन सा है? डी। तो जो हमारी सॉइल कंजर्वेशन का, सॉइल को कंजर्व करने में हेल्प कौन नहीं करता? प्लगिंग अप एंड डाउन। अगर प्लगिंग अप एंड डाउन करेंगे, इसको जो मैंने पहले बताया था ना, ऊपर से नीचे की तरफ हम कर रहे थे, ये था प्लगिंग अप एंड डाउन। ओके, अगर ये करते हैं तो इससे क्या होता है? हमारी सॉइल का इरोजन होता है, कंजर्व नहीं होती वो। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। तो सॉइल इरोजन मेथड डज नॉट हेल्प इन द सॉइल कंजर्वेशन में कौन सा मेथड हेल्प नहीं करता? प्लगिंग अप एंड डाउन। नेक्स्ट देखो, व्हाट इज़ द अरेंजमेंट ऑफ सॉइल इन डिफरेंट लेयर्स ऑफ और होरिजन। जो अरेंजमेंट होती है किसकी? सॉइल की इन डिफरेंट लेयर्स के अंदर। जो हमारी अर्थ है ना, उसके अंदर लेयर्स होती हैं। इस प्रकार से एक लेयर हो गई, इस प्रकार से एक और नादर लेयर होगी अर्थ के नीचे, ऐसे एक और लेयर हो गई। तो ये जो लेयर होती है इनको क्या बोला जाता है? किस नाम से जाना जाता है? सॉइल प्रोफाइल। ओके, इसको याद कर लो आप अच्छे से। देयर इज़ एनफ फॉर एवरीबडी नीड बट नॉट फॉर एनीबडी ग्रीड। लालच के लिए नहीं है। देयर इज़ एनफ, पर्याप्त है। एवरीबडीज नीड, सभी की ज़रूरतों के लिए तो हमारे पास पर्याप्त है। बट नॉट फॉर एनीबडी ग्रीड, लालच के लिए हमारे पास नहीं है। हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ गिवन द अबव स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट किसने दी थी?
तो ये किसकी स्टेटमेंट है? महात्मा गांधी जी की। ओके, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। अब ये कुछ मैंने आपकी बुक के स्क्रीनशॉट्स हैं वो लिए हुए हैं, तो उसको देखते हैं। देखो काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं मेरे पास ये वाले। अभी मैं इनको एक कंप्लीट वीडियो में तो डिस्कस नहीं करेंगे, 2-3 वीडियोज़ के अंदर इसको थोड़ा थोड़ा करके, मतलब 10-15 क्वेश्चंस करके, या फिर मतलब 30 क्वेश्चन या 40 क्वेश्चन करके इनको 2-3 वीडियो में डिस्कस करेंगे। विलेज कॉमन्स लाइक ग्रेजिंग पॉन्ड्स, जो ग्रेजिंग पॉन्ड्स हो गए गाँव के अंदर होते हैं, उसके ग्रेजिंग ग्राउंड्स हो गए, पॉन्ड्स हो गए, एटसेट्रा आर, ये किस प्रकार के रिसोर्सेज हैं? इंडिविजुअल रिसोर्सेज, इंटरनेशनल रिसोर्सेज, पोटेंशियल रिसोर्सेज, कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज। तो जब ये हम लोगों ने पढ़ा था, जो हमारे रिसोर्सेज हैं, कौन कौन से रिसोर्सेज के टाइप होते हैं, तो ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप जो हमने पढ़ा था, ओनरशिप के बेस पे मैंने आपको बताया था 4 टाइप्स के रिसोर्सेज होते हैं। कौन कौन से? इंडिविजुअल, इंडिविजुअल रिसोर्सेज, कम्युनिटी रिसोर्सेज, नेशनल रिसोर्सेज और इंटरनेशनल रिसोर्सेज। तो ये किस प्रकार के रिसोर्सेज हैं? कम्युनिटी रिसोर्सेज है। देखो जो ग्रेजिंग ग्राउंड्स होते हैं, जो हमारे गाँव के अंदर, विलेजेस के अंदर, कम्युनिटी के अंदर कुछ ऐसी ज़मीन छोड़ रखी होती है जिसके ऊपर पशुओं के चरने के लिए कुछ उस ज़मीन को छोड़ा जाता है, ताकि उस पर जो ग्रास वगैरह उगती है उसको उस कम्युनिटी के, सोसाइटी के, उस विलेज के जो पशु वगैरह होते हैं गाँव के अंदर, वो उस पर अपना चारा वगैरह चर सकें। ओके, तो उसको बोला जाता है ग्रेजिंग ग्राउंड्स। तो ये पूरे कम्युनिटी के लिए होते हैं, किसी इंडिविजुअल व्यक्ति की नहीं है वो ज़मीन। कोई भी व्यक्ति गाँव का, विलेज का, सोसाइटी का, किसी की भी जो उसको इस्तेमाल कर सकता है कोई भी। नेक्स्ट है पॉन्ड। अब पता है पॉन्ड वगैरह जो होती हैं ये भी पूरे विलेज की होती है, किसी इंडिविजुअल व्यक्ति की नहीं होती है। तो ये किस प्रकार के रिसोर्सेज हो जाएगा? कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। देखो इसके आंसर भी नीचे दिए हुए हैं, बट आपने आंसर पे फोकस नहीं करना है। हमारा मेन मोटिव है कि चीज़ों को रिवाइज कराना आप लोगों को। देखो आंसर तो बुक में, ये बुक छोड़ो आप जो मैंने रखी है, आप किसी भी बुक उठाओगे आंसर आपको हर जगह मिल जाएंगे, बट चीज़ें कैसे हो रही हैं, क्या है, इसका आंसर थोड़ा समझ में आना चाहिए। रिसोर्सेज विच आर फाउंड इन ए रीजन, किसी पर्टिकुलर रीजन के अंदर पाए जाते हैं, बट हैव नॉट बीन यूटिलाइज, लेकिन उसका यूटिलाइज नहीं किया गया अभी तक। इस तरीके के जो रिसोर्सेज आएंगे, पोटेंशियल रिसोर्सेज वगैरह हो गए, स्टॉक रिसोर्सेज हो गए, जब हम लोगों ने रिसोर्सेज पढ़ा था ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट के ऊपर, तब ये जो रिसोर्सेज हैं इनमें जो डेफिनेशन दे रखी है काफ़ी कन्फ्यूजिंग होती है, इसमें आप कन्फ्यूज हो सकते हो। तो इनको आप अच्छे से लर्न करो कि रिसोर्सेज विच आर फाउंड इन रीजन, किसी पर्टिकुलर रीजन के अंदर तो पाए जाते हैं, बट हैव नॉट बीन यूटिलाइज्ड, उनका अभी तक हम लोगों ने इस्तेमाल नहीं किया है, तो क्या होते हैं? पोटेंशियल रिसोर्सेज। कि मतलब उसका हमारे पास पोटेंशियल तो है, बट उसका हमने अभी तक क्या नहीं किया है? यूटिलाइज नहीं किया है। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा बी। अब स्टॉक के अंदर मैंने क्या बताया था आप लोगों को, जब हमने स्टॉक पढ़ा था, कि हमारे पास उस चीज़ का स्टॉक तो है। स्टॉक रिसोर्सेज के अंदर कौन से हैं? कि स्टॉक में वो रिसोर्सेज आते हैं कि उसका हमारे पास काफ़ी सारा स्टॉक है, उसका हमारी अर्थ के ऊपर हमें पता भी है, उसके बारे में जानकारी भी है, बट हमारे पास क्या नहीं है? उसके रिगार्डिंग टेक्नोलॉजी नहीं है। अगर ऐसा लिख दे कि हमारे पास पर्याप्त है, वो स्टॉक है काफ़ी अमाउंट में, बट उसके हमारे पास क्या नहीं है? टेक्नोलॉजी नहीं है, तो उसको क्या बोलते हैं? स्टॉक रिसोर्सेज। इसका मैंने एग्जांपल दिया था हाइड्रोजन का। ओके, हाइड्रोजन हमारे अर्थ के ऊपर काफ़ी अमाउंट में है। जैसे वाटर किससे मिलकर बना होता है? H2O। वाटर का फॉर्मूला क्या होता है? H2O। वाटर का फॉर्मूला है H2O, मतलब इसके अंदर हाइड्रोजन काफ़ी अमाउंट में प्रेजेंट है। बट और इसको हम किस लिए यूज़ कर सकते हैं? किस पर्पज़ में हमारे किस काम आ सकती है हाइड्रोजन? जो हमारे पेट्रोल हो गए, डीजल हो गए, मतलब जो हमारे फ्यूल्स हैं, इनका एक अल्टरनेट ऑप्शन है हमारे पास हाइड्रोजन, इसका हम यूटिलाइज भी कर सकते हैं। बट इसकी क्या नहीं है हमारे पास? टेक्नोलॉजी नहीं है, पर्याप्त टेक्नोलॉजी नहीं है। ओके, अगर इस प्रकार का आंसर आए तो उसमें आपको क्या लगाना है? स्टॉक। और पोटेंशियल रिसोर्सेज का तो ये हमारा आंसर है। पोटेंशियल रिसोर्सेज क्या होते हैं? जो हमारे पास किसी पर्टिकुलर रीजन के अंदर पाए जाते हैं, बट हम लोगों ने उसका अभी तक यूटिलाइज नहीं किया है। इसका मतलब ये कि टेक्नोलॉजी तो हमारे पास है, बट उसका हमने क्या नहीं किया है? यूटिलाइज नहीं किया है। इसका एग्जांपल बताया था मैंने आप लोगों को, जो राजस्थान का रीजन है हमारा, जो डेजर्ट इलाका है, उसके अंदर क्या है? डेजर्ट के अंदर सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी के लिए काफ़ी रिसोर्सेज हैं, मतलब उसकी अवेलेबिलिटी है वहाँ पर, उसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं अच्छे से, बट उसको हमने अभी तक वहाँ पर यूटिलाइज नहीं किया है। तो वो किस रिसोर्सेज के अंदर आता है? किस कैटेगरी में आता है? दैट इज़ पोटेंशियल रिसोर्सेज। और रिजर्व के अंदर क्या था? रिजर्व क्या है? स्टॉक का ही एक सब पार्ट है। क्या है? स्टॉक का सब पार्ट है, मतलब सब सेट है स्टॉक का। आप ये समझ सकते हो रिजर्व के अंदर उस कैटेगरी को रखा जाता है कि हमारे पास उस चीज़ का यूटिलाइजेशन है, फ्यूचर के लिए यूटिलाइज कर भी सकते हैं, उसकी कुछ लिमिटेड टेक्नोलॉजी भी है हमारे पास। स्टॉक में तो क्या था? हमारे पास टेक्नोलॉजी है नहीं उसकी पर्याप्त।
बट रिजर्व के अंदर क्या है, हमारे पास लिटिल बट नॉलेज है, उसकी हल्की फुल्की टेक्नोलॉजी है, बट उसको हमने अभी तक यूटिलाइज़ करना स्टार्ट नहीं किया है। बस क्या नहीं किया है, स्टार्ट नहीं किया। उसको किस कैटेगरी में रखा हम लोगों ने, रिजर्व में। और एबायोटिक में तो आपको पता है, बायोटिक में वो चीज़ें आती हैं जो लिविंग थिंग्स से कनेक्टेड होती है, मतलब जिनमें आप ये समझ लो जो लिविंग थिंग्स होती है, अगर वो रखा जाए आंसर के अंदर ऑप्शन में, अगर आपसे पूछे बायोटिक रिसोर्सेज कौन सा है, तो जो भी लिविंग थिंग्स होती है उसको आप बायोटिक की कैटेगरी में रख दो। और एबायोटिक के अंदर कौन आती है, जो नॉन लिविंग थिंग्स होती है, वो सभी क्या होती है, एबायोटिक। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। देखो जिस तरीके से मैंने एक्सप्लेन किया, देखो एक एक दो दो लाइन ही है आपकी, बुक के अंदर बड़ा बड़ा कम से कम 5-5 6-6 लाइन दे रखी है। हो सकता है आप लोगों को समझ में ना आए, वहाँ पढ़ने में डिफिकल्टी हो, तो इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एक एक लाइन बोला मैंने आपको, इसी प्रकार से आप स्टोक की डेफिनेशन जो एक लाइन में लर्न कर सकते हो, पोटेंशियल की भी एक लाइन में लर्न कर सकते हो, रिजर्व की भी। आपके जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है इसके अंदर इसी प्रकार से डायरेक्ट डेफिनेशन ही पूछी जाएंगी आपसे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द रिन्यूएबल रिसोर्सेज। रिन्यूएबल रिसोर्सेज के रिगार्डिंग कौन से ऑप्शंस करेक्ट हैं। दे कैन बी रिन्यूड एंड रिप्रोड्यूस्ड बाय फिजिकल, केमिकल एंड मैकेनिकल प्रोसेस। तो सही बात है। तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज वही होते हैं जो क्या हो जाते हैं, रिन्यू होते हैं, किसके द्वारा, फिजिकल, केमिकल और मैकेनिकल प्रोसेस के द्वारा। वो चीज़ें जो दोबारा बनती हैं उन्हीं को क्या बोला जाता है, रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो फर्स्ट ऑप्शन तो हमारा करेक्ट है। सेकंड, दीज आर फर्दर डिवाइडेड इनटू कंटिन्यूस एंड बायोलॉजिकल। ये बात भी सही है कि जो हमारे रिन्यूएबल रिसोर्सेज आते हैं उसको हम फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, कंटिन्यूस एंड बायोलॉजिकल के अंदर। कंटिन्यूस में किसको रखा जाता है, कंटिन्यूस में हम रखते हैं विंड को, वाटर। उसके अलावा बायोलॉजिकल रिसोर्सेज की मैं अगर बात करूँ तो इसके अंदर नेचुरल वेजिटेशंस हो गया, और उसके अलावा साथ में दूसरा कौन सा हो जाता है, हमारा वाइल्ड लाइफ हो गया। तो इसको हम किस में रखते हैं, बायोलॉजिकल के अंदर। मतलब बायोलॉजिकल को फर्दर डिवाइड कर सकते हैं, नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ हो गया। ओके, तो जो हमारा रिन्यूएबल उसको हमने डिवाइड किया किसके अंदर, कंटिन्यूस के अंदर एंड बायोलॉजिकल के अंदर। और बायोलॉजिकल है उसको फर्दर डिवाइड कर देते हैं नेचुरल वेजिटेशन एंड ये इधर क्या दूसरा क्या आ जाएगा, वाइल्ड लाइफ। ओके, तो ये सही है इसके दोनों, कंटिन्यूस और बायोलॉजिकल में इसको हम फर्दर डिवाइड करते हैं। तो सेकंड ऑप्शन भी हमारा सही हो जाएगा मतलब बोथ 1 और 2 दोनों सही है हमारे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए। ओके, फॉरेस्ट इज ए, फॉरेस्ट कौन से होते हैं, बायोटिक, रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो फॉरेस्ट बायोटिक भी है, लिविंग थिंग्स में भी आते हैं, आपको पता है, ट्रीज। और रिन्यूएबल मतलब रिन्यू भी होते रहते हैं। फॉरेस्ट को आप जंगल को काट दो, फिर पेड़ लगा दो, फिर दो अगेन फॉरेस्ट, दोबारा से जंगल, फिर वही डेवलप हो जाएगा। तो किस कैटेगरी में आते हैं, दोनों है, बायोटिक भी है और रिन्यूएबल भी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बोथ 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रिन्यूएबल रिसोर्सेज। इनमें से कौन सा रिन्यूएबल रिसोर्सेज नहीं है। तो सोलर एनर्जी रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, फॉरेस्ट भी है, विंड एनर्जी भी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फॉसिल फ्यूल्स, क्योंकि फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी। ये एग्जांपल्स कुछ है या तो आपको डायरेक्ट लर्न करने पड़ेंगे, इनको समझने का कोई तरीका नहीं है। बाकी अगर आप थोड़ा सा दिमाग में चीज़ों को, माइंड में लर्न कर सकते हो, समझ सकते हो चीज़ों को, तो इस प्रकार से कि जो सोलर एनर्जी आपको पता है कभी भी ख़त्म नहीं हो सकती है, किस प्रकार की, रिन्यूएबल है। फॉरेस्ट है, अभी बताया मैंने आपको, लिविंग थिंग्स होते हैं एक प्रकार से, लिविंग में जो कैटेगरी में रखते हैं इसको। एक बार आप लोगों ने जंगल को काट दिया, अगेन ग्रो कर दो, फिर से फॉरेस्ट डेवलपमेंट हो जाएगा, फॉरेस्ट डेवलप हो जाएंगे अगेन। विंड एनर्जी, हवाएं, ये भी कभी ख़त्म नहीं हो सकती। तो ये सब किस में आते हैं, रिन्यूएबल के अंदर। पूछा हमारे से कहा था नॉन रिन्यूएबल, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फॉसिल फ्यूल्स। 6th क्वेश्चन है, इज ए नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। इनमें से कौन सा नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, वाटर रिन्यूएबल है, फॉरेस्ट रिन्यूएबल है, सोलर एनर्जी रिन्यूएबल है, अभी ऊपर डिस्कस किया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए, कोल। कोयला हो गया, कैसा है, नॉन रिन्यूएबल है। अगर कोल को हमने एक बार ख़त्म कर दिया, हमारी पृथ्वी से कोयला ख़त्म हो जाता है, तो उसको बनने में आपको बताया था मैंने लाखों साल लगेंगे, हो सकता है करोड़ों साल भी लग जाएं दोबारा से कोयले को डेवलपमेंट, कोयले के फॉर्मेशन के अंदर। तो इसको किस कैटेगरी में रखते हैं, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के अंदर। और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कौन से होते हैं, या तो वो दोबारा से डेवलप ही नहीं होते हैं, तो दोबारा से बनते ही नहीं हैं, या फिर अगर बनते हैं तो काफ़ी लॉन्ग टाइम पीरियड लगता है उसके अंदर। तो इस प्रकार के रिसोर्सेज को क्या बोलते हैं, जिसको या तो वो डेवलप ही नहीं होते हैं, दोबारा से बनेंगे नहीं, अगर बनेंगे तो बनने में काफ़ी लॉन्ग टाइम लगता है, उसको क्या बोलते हैं, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। और उसका एग्जाम्पल क्या है, कोल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए। एवरीथिंग इज़ अवेलेबल इन आवर एनवायरनमेंट। जो हमारे एनवायरनमेंट के अंदर अवेलेबल है, विच कैन बी यूज्ड, हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, टू सेटिस्फाई आवर नीड,
प्रोवाइडेड इट इज़ टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, वो टेक्नोलॉजिकली हमारी उस तक पहुँच हो, इकोनॉमिकली फिजिबल एंड कल्चरली भी एक्सेप्टेबल्स कैन बी टर्म्ड एज, उसको क्या बोलते हैं, रिसोर्सेज। अब ये वही आंसर है, अभी हमने पढ़ा था स्टार्टिंग में, लेकिन इस टाइम इसको उल्टा करके पूछ दिया है। उस टाइम पर क्या दे रखा था, रिसोर्सेज पूछा था कि व्हाट इज़ रिसोर्सेज, और ऑप्शन के अंदर ये इसकी डेफिनेशन दी हुई थी। इस बार डेफिनेशन को ऊपर लिख दिया और ऑप्शंस के अंदर रिसोर्सेज को डाल दिया, जस्ट उसका अपोजिट कर दिया। ओके, आप 8 नंबर क्वेश्चन है, इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिन्यूएबल रिसोर्सेज कौन सा है? पेट्रोल नॉन रिन्यूएबल है, मिनरल्स भी नॉन रिन्यूएबल है, कोल भी नॉन रिन्यूएबल है। अब सोयल जब हमने पढ़ा था तो सोयल मैंने बताया था कैसा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिन्यूएबल रिसोर्सेज है। अब आप सोच रहे होंगे कि मिट्टी रिन्यूएबल है, बिल्कुल जी मिट्टी रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, सोयल है। क्यों? क्योंकि इसकी फॉर्मेशन होती रहती है, धीरे धीरे मिट्टी बनती रहती है। वो अलग बात है कि इसका 1 सेंटीमीटर डेवलप होने में 1 लाख से आप कई लाखों साल लग जाते हैं इसको भी। तो आप बोलोगे तो उसको अगर इतना लंबा टाइम पीरियड लग रहा है तो इसको हम लोगों ने नॉन रिन्यूएबल की कैटेगरी में क्यों नहीं रखा? देखो वो एक अलग चीज़ है, लेकिन हाँ इसका है कि जो सोयल है ये क्या है, रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, मतलब इसकी जो फॉर्मेशन है धीरे धीरे चलती रहती है। ओके, धीरे धीरे साथ साथ। अगर कोयल का तो क्या है, अगर कोयल एक बार नष्ट हो गया तो उसको कई साल लगते हैं, कई लाखों साल लग जाते हैं, करोड़ों साल लग जाते हैं, पर जो सोयल है वो धीरे धीरे बनती रहती है। हो सकता वो ज़रूर है कि 1 सेंटीमीटर डेवलप होने में इसको कई लाखों साल लग जाते हैं, बट हाँ 1 मिलीमीटर 2 मिलीमीटर ये तो धीरे धीरे टाइम के अकॉर्डिंग डेवलपमेंट होती रहती है ना इसकी। तो इसको किस कैटेगरी में रखा जाता है? रिन्यूएबल के अंदर। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्यों है ये? नेचुरल रिसोर्सेज है ये, क्योंकि आपको मैंने पढ़ा था तब बताया था सोयल के बारे में कि जो हमारी ज़रूरतें होती हैं, रोटी कपड़ा और मकान की मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं, उसका 95% हमें सोयल से, मिट्टी से प्राप्त होता है। तो इसलिए हमारे के लिए क्या है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज है। नेक्स्ट देखो, ऑल दोज थिंग्स विच आर कंपोज्ड ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स, जो नॉन लिविंग थिंग्स से मिलकर बनी होती है। ऑल दोज थिंग्स, वो सभी चीज़ें, विच आर कंपोज्ड मतलब बना होना, मिलकर बनती है किससे? नॉन लिविंग थिंग्स से। आर कार्ड उनको क्या बोला जाता है, क्या बोलते हैं उसको? एबायोटिक रिसोर्सेज। अभी बताया था ना मैंने, बायोटिक में तो लिविंग थिंग्स आती है। पोटेंशियल रिसोर्सेज की डेफिनेशन मैंने कुछ देर पहले डिस्कस किया है। नेचुरल रिसोर्सेज वो होते हैं जो हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं, और जो नॉन लिविंग थिंग्स से मिलकर बनते हैं उसको क्या बोला जाता है? एबायोटिक। एबायोटिक के अंदर कौन सी चीज़ें आती हैं? जो नॉन लिविंग्स होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ रिसोर्सेज इज आयरन ओर। ये शायद मैं क्वेश्चन डिस्कस कर चुका हूँ प्रीवियस वीडियो के अंदर, उसमें रखा था मैंने इस क्वेश्चन को। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ रिसोर्सेज इज आयरन ओर। आयरन ओर किस प्रकार का रिसोर्सेज है? फ्लो नहीं है इसके अंदर। वाटर हो गया, विंड आते हैं। नॉन रिन्यूएबल हो सकता है, बायोटिक नहीं हो सकता क्योंकि बायोटिक के अंदर लिविंग थिंग्स आती है। रिन्यूएबल भी नहीं हो सकता क्योंकि रिन्यूएबल नहीं है आयरन ओर। जो बताया था कि मिनरल्स वगैरह होते हैं, ये सभी किसके अंदर आते हैं? नॉन रिन्यूएबल के अंदर आते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। ओके, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज द टाइडल एनर्जी कैन बी पुट। इसको भी मैंने उसके अंदर रखा था। टाइडल एनर्जी किस प्रकार का रिसोर्सेज है? ह्यूमन मेड नहीं है, एबायोटिक नहीं है, मतलब नो एबायोटिक होते हैं जो नॉन लिविंग थिंग से मिलकर बनते हैं, तो वो भी नहीं है। नॉन रिसाइकलेबल का मतलब होता है जिसको हम रिसाइकिल नहीं कर सकते। तो ये तो एनर्जी, टाइडल एनर्जी तो रिसाइकिल यूज होता रहता है, अगेन बनती रहती है। तो किस प्रकार का हो जाएगा? रिन्यूएबल या फिर रेप्लिनिशेबल रिसोर्सेज। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। ओके, हाउ कैन द रिसोर्सेज बी क्लासीफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओरिजिन। ओरिजिन के बेस पे हम उसको किस प्रकार से डिवाइड करते हैं? तो हम क्या डिवाइड करते हैं? बायोटिक और एबायोटिक। किस पे डिवाइड करते हैं? बायोटिक और एबायोटिक। ओके तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। तो अभी आपने ना कमेंट बॉक्स के अंदर एक आंसर बताना मेरे से कि रिसोर्सेज को हम किस किस बेस पर डिवाइड करते हैं। जैसे एक तो हो गया ओरिजिन के बेस पर हमने उसको डिवाइड किया, तो इसके अलावा और किस किस बिहाफ पे हम लोगों ने रिसोर्सेज को डिवाइड कर रखा है। इसका आंसर अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आपको बताना है। ओके, हाउ कैन द रिसोर्सेज बी क्लासीफाइड। देखो इस प्रकार से अगर आप आंसर देते हो ना किसी क्वेश्चन का, तो उससे क्या है कि इस क्वेश्चन का आंसर अगर आप फिलहाल कमेंट बॉक्स में इसका अगर आप आंसर दोगे तो मान के चलो ये आंसर आपका, ये क्वेश्चन का आंसर आपका फिक्स हो गया, आप इसको भूलोगे नहीं कभी भी। ओके, तो इसी प्रकार से अगर कोई भी किसी प्रकार का जो क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसका आंसर आपको सभी को देना चाहिए। हाउ कैन द रिसोर्सेज बी क्लासीफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर एग्जॉस्टिबिलिटी, मतलब उसकी एग्जॉस्टिबिलिटी पे। देखो सेकंड तो फिर अगेन यहीं पर आ गया, आप लोगों को आंसर देने की जरूरत भी नहीं पड़ी। इसके अलावा जो बचे हैं वो आपको देने पड़ेंगे, लेकिन एक तो ओरिजिन के बेस पे था बायोटिक का, बायोटिक एग्जॉस्टिबिलिटी के बेस पे कौन से होते हैं? रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। ओके, तो इसका राइट आंसर है बी।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द बायोटिक रिसोर्सेज। तो बायोटिक रिसोर्सेज कौन सा है? वाटर बायोटिक नहीं है, लिविंग थिंग्स होती है वो बायोटिक में कवर होती हैं, रॉक्स भी नॉन लिविंग थिंग्स है, लैंड भी नॉन लिविंग है, तो ह्यूमन बींग्स ही लिविंग है। ये किस प्रकार के रिसोर्सेज है? बायोटिक रिसोर्सेज है। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतने क्वेश्चन हैं, 15 क्वेश्चन, लगभग 14 ये क्वेश्चन हो गए, उसके अलावा करीबन 12 या 13 क्वेश्चन वो थे। तो मान के चलो लगभग हमारे 30 के अप्रोक्सीमेट क्वेश्चन आज की वीडियो में डिस्कस हो चुके हैं। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार के कुछ और नए क्वेश्चंस के साथ। देखो ये 14 क्वेश्चंस मैंने डिस्कस किए हैं, तो इस प्रकार के मेरे पास अप्रोक्सीमेट 80 के आसपास क्वेश्चन इस बुक के अंदर है। उसके अलावा कुछ और 70-80 क्वेश्चंस मैं अपनी तरफ से इसके बीच में साथ में ऐड करता रहूँगा। तो लगभग मान के चलो 150-200 तक क्वेश्चन इसके हम डिस्कस करेंगे, और आपकी बुक जो आपका एग्जाम है उनमें इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। आप मान के चलो इतने क्वेश्चन डिस्कस करने के बाद, क्योंकि अगर आप लोगों ने 150 क्वेश्चंस भी डिस्कस सोल्व कर लिए ना अपने आप, देखो ऐसा नहीं कि मैंने पढ़ा दिया आप लोगों ने देख लिया बात खत्म, नहीं, एक बार आप लोगों को अगेन खुद प्रैक्टिस करनी पड़ेगी उसके ऊपर। अगर आप लोगों ने 150 क्वेश्चंस को भी सोल्व कर लिया अपने खुद से, तो मान के चलो 150 क्वेश्चन आप खुद से नए बना सकते हो अपने लिए। ओके, तो 300 क्वेश्चंस की आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी इस प्रकार, और 300 क्वेश्चन एक चैप्टर के लिए मोर देन सफिशिएंट है। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।